नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुष्पेंद्र अग्रवाल आप लोगों का ओम साई राम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 11th क्लास हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस दो पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं, एक को एलिमेंट कहते हैं, एक को कंपाउंड कहते हैं। आपको मैं बता दूं, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। मिक्सचर क्या होता है? 2 और मोर कंपोनेंट्स को किसी भी रेशियो में मिला दो, उसे मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर जानते हैं ना आप लोग, 2 और मोर कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो। अगर हम 2 और मोर कंपोनेंट को मिक्स कर दें किसी भी रेशियो में तो वो मिक्सचर कहलाता है। जबकि प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपोजिशन फिक्स होती है। अब प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। तो एलिमेंट क्या होता है? जो कंसिस्ट करते हैं सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। अब वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एलिमेंट के अंदर जैसे मान लीजिए अगर आप कॉपर कोई एलिमेंट है, मरकरी कोई एलिमेंट है, तो कॉपर के एलिमेंट में सारे कौन पार्टिकल होंगे? कॉपर के एटम्स होंगे। मरकरी अगर कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर सारे पार्टिकल मरकरी के होंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया क्या लिखा? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जो सब्सटेंसेस एक ही तरीके के पार्टिकल कंसिस्ट करते हो, और वो पार्टिकल कौन हो सकते हैं बेटा? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। सही है। जैसे अगर मैं बोलूं कॉपर एक एलिमेंट है, मरकरी एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है, फास्फोरस एक एलिमेंट है। तो आपको मैंने बताया अब एलिमेंट आपके तीन तरीके के होते हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटलॉइड। मेटलॉइड जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज हो, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। अब सुनो, जहां तक की बात क्लियर है, इतनी सी ही रिक्वायरमेंट है हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो प्योर सब्सटेंस हमारे दो तरीके के हैं, वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? जो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, और वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे कॉपर एक एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ सारे एटम्स कॉपर के होंगे। मरकरी एक एलिमेंट है जिसके अंदर सारे पार्टिकल मरकरी के होंगे। सल्फर एक एलिमेंट है जिसके अंदर सारे पार्टिकल सल्फर के होंगे। जो एक ही तरीके के पार्टिकल कंसिस्ट करे उनको कहते हैं एलिमेंट। और वो तीन तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटलॉइड जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज हो, मेटल की भी नॉन मेटल। अब कंपाउंड क्या है? when two or more different types of atoms of different element combine in a fixed ratio to form a molecule of a compound। when two or more atoms of different element, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं H2O, तो पहली बात तो इसमें रेशियो फिक्स है 2:1। इसमें रेशियो फिक्स है 2:1। बोलो बेटा प्यारे बच्चों, इसमें H2O का रेशियो फिक्स है। इसमें कौन कौन से आपके एटम्स कंबाइन कर रहे हैं? हाइड्रोजन का एटम कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन का एटम कंबाइन कर रहा है, तो वो भी फिक्स रेशियो में कर रहा है 2:1। इसको कंपाउंड बोलेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं ग्लूकोज एक कंपाउंड है, इसमें भी रेशियो फिक्स है। कैसे रेशियो फिक्स है? 6:2, 12:6, 1:2, 2:1। हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो फिक्स है। समझ में आया ना प्यारे बच्चों क्या बोला मैंने? कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब when two or more atoms of different element combine करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो then they will form a molecule of a compound। क्लियर हुआ मेरी बात? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशियो में, then it will form the molecule of a compound। बात को क्लियर कर दो। जैसे H2O हो गया, जैसे प्यारे बच्चों CO2 हो गया, जैसे CO2 हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 1:2 है। इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 1:2 है। ग्लूकोज भी एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अब मेरी बात समझिएगा जरा। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी separated by फिजिकल मेथड। कंपाउंड्स के कंपोनेंट को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आप बोलेंगे सर कौन कौन से फिजिकल मेथड है? मैं बोलूंगा डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा, है ना। इनके कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट होते हैं ना, उन्हें आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है किस मेथड से बेटा? केमिकल मेथड से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर ले लूं, अगर मैं वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहता हूं तो मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिसिस कैसे? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट, और लिसेस मतलब ब्रेकिंग। तो आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के H2O को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उसके कांस्टेंट H2 प्लस O2। बोलो जल्दी से बोलो, H2 प्लस O2 में बोलो पहले बच्चों। तो आप कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड्स के अंदर। दूसरा, कंपाउंड के अंदर जो रेशो होता है कंपोनेंट्स का, बेटा वो रेशो फिक्स होता है। कंपाउंड के अंदर जो रेशो होता है उसके कंपोनेंट्स का वो ऑलवेज फिक्स होता है। जैसे CO2 के अंदर 1:2 है, जैसे H2O के अंदर 2:1 है, जैसे ग्लूकोज के अंदर 6:12:6 1:2:1 है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशो। तो आप भी कुछ बातें लिख लीजिए, मैं आपको बताता चलूंगा आगे, मैं आपको आगे और समझाता चलूंगा। आप सुनो बहुत ध्यान से कि कंपाउंड के अंदर कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपोनेंट से अलग होती हैं, कंपोनेंट से डिफर करती हैं। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, थोड़ा सा डिफर करती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जिन एलिमेंट से आपका कंपाउंड बना होता है उन एलिमेंट से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। जैसे हाइड्रोजन जो होती है वो बर्न होती है पॉप साउंड से। हाइड्रोजन बर्न होती है, क्या कौन सा साउंड देती है? पॉप साउंड, 10 का पढ़ा होगा। ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबशन को, बट आपको अच्छी तरह मालूम है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम। हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल गैस है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबशन को। H2O फायर एक्सटिंग्विशर है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है। मेरी बात क्लियर कर लो। मैंने क्या बोला? कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन। केमिकल मेथड से आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, जैसे वाटर में से अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना हो तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस लगाऊंगा। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनके कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफर करती हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है, वाटर लिक्विड है। और जैसे हाइड्रोजन बर्न होता है पॉप साउंड के साथ, हाईली कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को, बट H2O फायर एक्सटिंग्विशर है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी में मेंशन है प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। हाइड्रोजन बर्न विद अ पॉप साउंड, ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, H2O इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, वाटर इज अ लिक्विड। तो कंपाउंड है क्या? कंपाउंड ये है जब टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। और कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, वन इज ऑर्गेनिक एंड अदर इज इनऑर्गेनिक। आगे हम पढ़ेंगे, सही है। जैसे ग्लूकोज एक कंपाउंड है, जैसे CO2 एक कंपाउंड है, जैसे H2O एक कंपाउंड है, इनके अंदर रेशियो फिक्स होता है, इसमें वेरिएबल रेशियो हो ही नहीं सकता। कंपाउंड की फॉर्मेशन तभी हो सकती है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे। किस में कंबाइन करेंगे? एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे, देन इट विल फॉर्म अ कंपाउंड। प्लीज नोट करें। बेटा मुझे बहुत बेसिक पढ़ाना है, अभी बेसिक चल रहा है 11th क्लास में। 1 to 1 लाइन हम लोगों को क्लियर करनी है। जैसे मैंने आपको मैटर का एक और क्लासिफिकेशन बताया था। मैटर को एक और पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है और वो कहलाते हैं मिक्सचर। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? मिक्सचर कहलाते हैं। अब मिक्सचर क्या होता है आप सुनो। When two or more components mix in any ratio, when two or more components मतलब जिनसे मिक्सचर बना है, two or more component mix in any ratio, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स को आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर दें तो वो मिक्सचर कहलाते हैं। अब मिक्सचर के दो टाइप हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। पॉइंट लिखेंगे बेटा, है ना? आपको मैं एक चीज बता दूं, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड।
जैसे अगर आपको शुगर और वाटर को सेपरेट करना है तो क्रिस्टलाइजेशन लगा सकते हैं। शुगर और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन लगाते हैं। कंपोनेंट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या है? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एज वेल एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, और लिख लिया बेटा प्यारे बच्चों, डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो कंपोनेंट्स मिक्सचर के सेपरेट किए जा सकते हैं फिजिकल मेथड से। टू और मोर कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया जाए किसी भी रेशियो में तो मिक्सचर बनता है। अब होमोजीनियस क्या होता है? पहली बात तो होमोजीनियस का मतलब है कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। होमोजीनियस का मतलब है कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। कंपोजिशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिल जाए, पूरा मिल जाने के बाद कंपोजिशन हर जगह एक जैसी होगी। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। हर जगह मिलाने के बाद हर जगह पे अगर हम शुगर को वाटर में मिला दें और अगर कंप्लीटली मिक्स हो जाए, उसके बाद अगर हम कहीं पर भी कंपोजिशन को मेजर करें तो कंपोजिशन हर जगह कैसी होगी? एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। अब मान लीजिए इस कमरे में एयर है, तो एयर की जितनी कंपोजिशन इधर होगी उतनी इधर होगी, सेम कंपोजिशन होगी। मान लीजिए जो कंपोजिशन यहां पर होगी वही कंपोजिशन यहां होगी। अगर इस कमरे में मुझे पता करना है कि ऑक्सीजन की कंपोजिशन कैसी है, हर जगह सेम है, हर जगह सेम, तो कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो एयर किसका एग्जांपल है? एयर होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिक्विड शुगर सॉल्यूशन भी इसका एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन भी इसका एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन भी इसका एग्जांपल है। किसका? होमोजीनियस का। बेटा एक और है गन पाउडर, मैं आपको बता दूं गन पाउडर ये भी एक मिक्सचर है। किसका? सल्फर का, आपका चारकोल का, और एज वेल एज KNO3 का। एलॉय भी एक मिक्सचर है, एलॉय भी एक मिक्सचर है। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि एक तो बात तो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, कंपोजिशन हर पॉइंट पर कैसी हो जाए? सेम हो जाए, उनको बोला जाता है। तो एयर एंड शुगर सॉल्यूशन आर द एग्जांपल्स ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। लिख लिया। गन पाउडर भी मिक्सचर। अब जरा बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब है कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन एक तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है थ्रू आउट द मिक्सचर, कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोजिशन जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। अब दूसरा पॉइंट ये है कि दे डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, नॉट मिक्स कंप्लीटली, ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, नॉट मिक्स कंप्लीटली। आप बोलेंगे एग्जांपल बोलो, एग्जांपल समझिए। चौक को अगर मैं वाटर में मिला दूं तो बेटा चौक को जैसे आप वाटर में मिलाओगे थोड़ी देर बाद वो सेटल हो जाएगी बॉटम में। तो ऊपर की साइड, अपर सरफेस पे, अपर साइड पर, ऊपर की साइड पर आपको चौक नहीं मिलेगी, नीचे की साइड पे चौक मिलेगी। तो कंपोजिशन एक जैसी कैसी रहेगी? चौक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इसको और एग्जांपल हो सकते हैं सैंड प्लस वाटर, इसके और एग्जांपल हो सकते हैं सॉइल प्लस वाटर, गेहूं में कंकड़ भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। बोलो नॉट मिक्स कंप्लीटली। और जब ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे तो इनकी कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, उनकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं होगी मिक्सचर के दौरान। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, बट कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। डिफरेंस पूछ लेता है, राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशियो होता है, मिक्सचर के अंदर सुन रहे हैं रेशियो फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वेरिएबल रेशियो होता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कि आपको समझना होगा कि मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, वन इज होमोजीनियस एंड अदर इज हेटेरोजीनियस, जबकि कंपाउंड के दो अलग टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आप ये सब नोट कर सकते हैं, आगे चल रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मैटर को अगर हम डिवाइड करें तो प्योर सब्सटेंसेस की बेसिस पर वो दो पोर्शन में डिवाइड होता है, वन इज एलिमेंट एंड अदर इज कॉल्ड कंपाउंड। और अगर मिक्सचर के बेसिस पर डिवाइड करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वन इज होमोजीनियस एंड अदर इज हेटेरोजीनियस। प्यारे बच्चों क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की दो तरीके की प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक फिजिकल हो सकती है और एक केमिकल हो सकती है। समझ रहे हैं ना? किसी भी सब्सटेंस की दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आप समझिए मेरी बात को। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें सब्सटेंस चेंज ना हो, सब्सटेंस ही रहे। मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें कंपोजिशन of a substance does not change. Composition of a substance does not change. Only physical state change. Only physical state change. Only physical state change. बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें सब्सटेंस चेंज ना हो, सब्सटेंस ही रहे। सही है, उसमें फिजिकल चेंज आ जाए, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। जैसे अगर आप H2O को लिक्विड से H2O वेपर्स में ले जाएंगे तो आप एक चीज समझिए, पहले भी वाटर था, बाद में भी वाटर, पहले भी वाटर था, बाद में भी वाटर। कंपोजिशन में कहां चेंज आया? केमिकली कंपोजिशन तो वही है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, सिर्फ फिजिकल स्टेट में जो चेंज आया है। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आए, उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें आता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट, उसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट, उसमें आता है कलर, उसमें आता है ऑर्डर, आप नोट कर रहे हैं, उसमें आता है डेंसिटी। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करनी है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं, कलर मेजर कर सकते हैं, ऑर्डर मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन, उसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की या मैटर की वो प्रॉपर्टीज होती है जिसमें केमिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, कंपोजिशन चेंज हो जाए। हिंदी में कहूं तो सब्सटेंस ना रहे। समझ रहे ना मेरी बात? केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें केमिकल चेंज हो, कंपोजिशन चेंज हो, सब्सटेंस ना रहे। जैसे अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, किसी से मैटर को रिएक्ट करा दे, है ना? जैसे आप समझना मेरी बात को, जैसे CH4 को अगर मैं O2 के साथ बर्न कर दूं तो ये क्या बना लेगा? CO2 प्लस H2। कंपोजिशन चेंज होगी ना, पहले CH4 था, O2 के साथ जलने पे CO2 और H2 में कन्वर्ट हो गया। तो कंबशन एक केमिकल प्रॉपर्टी है, एसिडिटी एक केमिकल प्रॉपर्टी है, बेसिसिटी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो जहां पर कंपोजिशन चेंज हो जाए, जहां पर केमिकल चेंज हो, जैसे रिएक्टिविटी है, कंबशन है, एसिडिटी है, बेसिसिटी है, तो वहां पर कंपोजिशन चेंज हो जाती है, सब्सटेंस नहीं रहता। उसको बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज। प्लीज नोट कर लीजिए, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो मेरी बात प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप समझिए, बहुत सारी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज है जो क्वांटिटेटिव होती है नेचर में, भाई जिनके लिए मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्वांटिटेटिव है नेचर में, जिनको मेजर किया जा सकता है। बहुत सारी मैटर की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वांटिटेटिव है नेचर में, जिनको मेजर किया जा सकता है।
मैटर की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो क्वांटिटेटिव है नेचर में, जैसे लेंथ है, जैसे एरिया है, जैसे वॉल्यूम है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनको मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इनको मेजर करने के लिए मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो क्वांटिटेटिव है नेचर में, जिनको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट। अब मेजर करने जा रहे हैं अब हम मैटर की प्रॉपर्टीज को मेजर करने जा रहे हैं, उनको मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव है नेचर में, तो मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए? मेजरमेंट के लिए एक तो चाहिए नंबर और एक चाहिए यूनिट। अब भाई मैं आपसे बोलूं कि इस रूम की लंबाई बता दो, तो आप ऐसे बोलोगे 6, आप ये बोलोगे 6 नहीं, आप ऐसे बोलोगे ना, इस रूम की जो लंबाई है वो 6 मीटर है। तो आपको क्या चाहिए? एक तो नंबर चाहिए, जैसे 6 मीटर तो 6 नंबर है, और ये यूनिट है। तो मैटर की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें मेजर करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक नंबर की और एक यूनिट की। अब हम मेजर करने जा रहे हैं मैटर की प्रॉपर्टीज को, तो इसके लिए दो सिस्टम पहले असाइन किए गए थे। इनको मेजर करने के लिए दो सिस्टम असाइन किए गए थे, एक इंग्लिश सिस्टम, एक मैट्रिक सिस्टम। एनसीईआरटी ने दे रखा है ये सब, एक इंग्लिश सिस्टम, एक मैट्रिक सिस्टम। अब जब हम मैटर की प्रॉपर्टीज को मेजर कर रहे थे तो उसके लिए दो सिस्टम अराइज किए गए थे, एक इंग्लिश सिस्टम, एक मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम फ्रांस में दिया गया था 18th सेंचुरी। फ्रांस में दिया गया था 18th सेंचुरी। ये सब ज्यादातर नहीं पूछा जाता, फिर भी हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अब हम मैटर की प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, और मैटर की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट, एक नंबर की, एक यूनिट की। जैसे नंबर है 6 और मीटर क्या है? यूनिट। हमारे दो सिस्टम अराइज किए गए थे, इनके लिए एक इंग्लिश सिस्टम, एक मैट्रिक सिस्टम। ये सिस्टम ज्यादा बेहतर है, ये सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम ज्यादा बेहतर है इंग्लिश सिस्टम में। इंग्लिश सिस्टम ने डेसिमल को इंक्लूड नहीं किया था, इंग्लिश सिस्टम में डेसिमल इंक्लूड नहीं किए गए थे। मान लो अगर मैं आपसे बोल दूं 2.5 kg शुगर ले आओ, तो ये इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से नहीं हो सकती। इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से 2 kg शुगर हो सकती थी, 3 kg शुगर हो सकती थी, 2.5 नहीं हो सकती। उन्होंने डेसिमल को इंक्लूड नहीं किया था। मैट्रिक सिस्टम ने डेसिमल को इंक्लूड किया था। मैट्रिक सिस्टम ने डेसिमल को इंक्लूड किया था, इंग्लिश सिस्टम ने डेसिमल को इंक्लूड नहीं किया था। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर था? मैट्रिक सिस्टम ज्यादा बेहतर था एज कंपेयर टू किस सिस्टम के? इंग्लिश सिस्टम। अब दिक्कत क्या आएगी? मान लीजिए, दिक्कत बताता हूं, इन दोनों में दिक्कत क्या आ रही थी? बहुत सारी कंट्रीज में क्या हो रहा था कि कोई लेंथ को मीटर में नाप रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात? सुन रहे? कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट में सब लोग मेजर कर रहे थे। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को कोई लीटर में नाप रहा था, कोई मीटर क्यूब में नाप रहा था। तो जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे तो प्रॉब्लम आती थी, भाई आपके यहाँ वॉल्यूम मीटर क्यूब में नापा जा रहा है, मेरे यहाँ वॉल्यूम लीटर में नापा जा रहा है। तो कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आ रही थी। जैसे मेरे यहाँ वेट को मान लो पाउंड में नापा जा रहा है, आपके यहाँ केजी में नापा जा रहा है, तो हमारे यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफी दिक्कतें आ रही थी। इसको दूर करने के लिए एक सिस्टम लाया गया जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। समझना है क्यों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए एक सटीक, एक सिस्टमैटिक तरीका चाहिए था, जो कि इसने दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए एक सिस्टमैटिक, हर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट में मेजर किया जा रहा था। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, इन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा। पूरी साइंस कम्युनिटी, बिल्कुल हर साइंस कम्युनिटी के अंदर, पूरी साइंस कम्युनिटी के अंदर हमारा जो मेजरमेंट होगा वो एक जैसा ही होगा। अगर हमें लीटर को मतलब वॉल्यूम को नापना है तो वो मीटर क्यूब में ही नापा जाएगा पूरी। अगर हमें लेंथ को नापना है तो मीटर में नापा जाएगा। ये कहा गया, ये कहा गया। इन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट, मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट ने एक सटीक, एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिया किसको मेजर करने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर को मेजर करने के लिए। इन्होंने बोला जो आप अलग अलग मेजर कर रहे हैं ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इन बाकी क्वांटिटीज इन्हीं से डिराइव होगी। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिनसे आप बाकियों को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं।
अगर आपको लेंथ को कहीं पर भी मेजर करना है तो मीटर में मेजर करना है, आपको टेम्परेचर कहीं पर भी मेजर करना है तो केल्विन में मेजर करना है, आपको मास कहीं पर भी मेजर करना है तो केजी में मेजर करना है। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा नहीं था कि आपके यहाँ मास आप पाउंड में मेजर कर लें, मेरे यहाँ केजी में नहीं। साइंस कम्युनिटी के लिए इन्होंने कह दिया कि कहीं पर भी आप मास को मेजर करेंगे ऑलवेज केजी में मेजर करेंगे। तो उन्होंने बताया कि 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 बेसिक फिजिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, आप जरा मेरी बात समझिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट कहां दिया गया था? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट कहां बेटा? 1875 में पेरिस में एस्टेब्लिश किया गया था। पेरिस में एस्टेब्लिश किया गया था। इस पर 1875 में मोहर लगाई गई कि 7 बेस यूनिट्स हैं, बाकी सारी इनसे क्या की जाएंगी? डिराइव की जाएंगी, बाकी सारी इनसे डिराइव की जाएंगी। तो किसी भी मैटर की कोई भी प्रॉपर्टीज जो भी मेजर होगी वो इन्हीं के टर्म्स में आएगी, 7 बेसिक है ना फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स के टर्म्स में। आप मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, 7 बेसिक यूनिट्स और उनकी फिजिकल क्वांटिटीज उनके टर्म्स में ही आएगी। अब वो कौन कौन सी थी आप जरा समझिए, वो एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है। तो जैसे वो इलेक्ट्रिक करंट वो फिजिकल क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया गया आई से, है ना। मैं आपको इसकी यूनिट है एम्पियर। आप ये टेबल एनसीईआरटी से देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, है ना। आपको मैं बता दूं टेम्परेचर कैपिटल टी, यूनिट क्या है? केल्विन, एम्पियर ए, केल्विन के। सुन रहे हैं ध्यान से? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसकी यूनिट है सीडी। टाइम, यूनिट है सेकंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल में मेजर किया जाएगा, स्मॉल है। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लेंथ स्मॉल एल, मीटर स्मॉल एल। मास इसमें मेजर किया जाएगा किलोग्राम। बेटा ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको बताया था एसआई सिस्टम। उन्होंने बोला था इनको कहीं पर भी मेजर किया जाएगा ना, इन्हीं के टर्म्स में मेजर किया जाएगा, और बाकी जो भी मैटर की प्रॉपर्टीज होंगी वो इन्हीं से डिराइव की जाएंगी। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके टर्म्स में हमें किसको मेजर करना है? मैटर की प्रॉपर्टीज को मेजर करना है। मैटर की जो भी प्रॉपर्टीज जिसे भी हम मेजर करेंगे वो इन्हीं 7 बेसिक यूनिट्स के टर्म्स में आएगी। बाकी जितनी भी होंगी वो सब इन्हीं से क्या की जाएंगी? डिराइव की जाएंगी। जैसे वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर, हाइट की यूनिट भी मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो गया? मीटर क्यूब। मतलब इनको छोड़ के मैटर के आप जो भी प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे वो इन्हीं से डिराइव की जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो डेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होगी? केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। तो या तो कोई भी मैटर की प्रॉपर्टीज है वो इन्हीं के टर्म्स में मेजर की जाएगी, अगर इसके अलावा बाकी वो इनसे डिराइव की जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इनको छोड़कर किसी और के टर्म्स में मेजर कर लिया जाए, ऐसा नहीं संभव है। समझ रहे ना? अब बेटा क्या हुआ? इसी मेजरमेंट के दौरान कुछ प्रीफिक्स भी आए। इसी मेजरमेंट के दौरान कुछ प्रीफिक्स भी आए, इसी मेजरमेंट के दौरान बेटा कुछ प्रीफिक्स भी आए। आप बोलेंगे कैसे प्रीफिक्स? प्यारे बच्चों
कैसे प्रीफिक्स, जैसे मैं बताऊंगा आपको याद रखना है 3 का टेबल 10 की पावर -12 10 की पावर -9, जैसे आप लगा देते हैं सेंटीमीटर, तो सेंटी क्या है, वो प्रीफिक्स है। आप बोल देते हैं किलोग्राम, तो वो किलो क्या है, प्रीफिक्स है। बेटा मेजरमेंट के दौरान प्रीफिक्स है ना, जैसे सेंटीमीटर, तो सेंटी क्या है, प्रीफिक्स है। किलोग्राम क्या है, किलो क्या है, प्रीफिक्स है। सही है। माइक्रोमीटर बोलो तो ये माइक्रो क्या है, प्रीफिक्स है। पिकोमीटर, पिको क्या है, प्रीफिक्स है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में प्रीफिक्स भी है। तो 10 की पावर -12 को बेटा पिको बोला जाता है। मैं लिखता जाऊं 10 की पावर -9 को नैनो बोला जाता है। 10 की पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है। सुन रहे हैं बेटा, 10 की पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है। 10 की पावर -3 को मिली बोला जाता है। 10 की पावर -2 को सेंटी बोला जाता है। 10 की पावर -1 को डेसी बोला जाता है। 10 को डेका बोला जाता है। 10 की पावर 2 को 10 की पावर 2 को हेप्टो बोला जाता है। 10 की पावर -12 को पिको बोला जाता है। 10 की पावर -9 को नैनो बोला जाता है। 10 की पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है। 10 की पावर -3 को मिली बोला जाता है। 10 की अब यहां से 10 की पावर -3 से फिर क्या हो गया, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, फिर 3 का टेबल चालू कर देंगे। 10 की पावर -12, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 को सेंटी, 10 की पावर -1 को डेसी, 10 की पावर 1 को डेका, 10 की पावर 2 को हेक्टो, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 6 को मेगा। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। 10 की पावर 6 को मेगा, जल्दी प्यारे बच्चों। 10 की पावर 9 को गीगा, इसको शायद कैपिटल एम से बताते हैं। 10 की पावर 12 को शायद टेरा, सॉरी। 10 की पावर 9 को गीगा, 10 की पावर 12 को। तो आप क्या करेंगे, पहले देखो 10 की पावर -12, 10 की पावर -9, 3 का टेबल चल रहा है। 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 3, 6, 9, 12। इसके बाद यहां रुक जाना है, फिर आना है -2, -1, 0, -2, -1, 1, 2, ऐसे आना है। पहले 3 का टेबल चल रहा है यहां तक, फिर आना है 2, -2, -1, 1, 2, फिर 3 का टेबल चल रहा है। 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों। गीगा का सिंबल जो होगा वो कैपिटल जी, टेरा का सिंबल होगा। ये प्रीफिक्स है। जैसे आपको मैं बोल दूं, आपको अगर मैं बोल दूं 1 किलोग्राम, तो किलो किस चीज को बताता है, 10 की पावर 3 ग्राम। मैं बोल दूं 1 किलोमीटर, क्या बताता है, 10 की पावर 3 मीटर। मैं बोल दूं 1 माइक्रोमीटर, 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर। सही है। 1 पिकोमीटर, 10 की पावर -12 मीटर। ये सब प्रीफिक्स है। बोलो प्यारे बच्चों, ये सब प्रीफिक्स। तो मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ तक प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, थैंक यू।